1907 क्वींस आइलैंड। इस आइलैंड में बड़े बड़े शिप्स को बनाया जा रहा था, पर आजकल इसे टाइटैनिक हब के नाम से जाना जाने लगा, क्योंकि यहाँ पर बन रहा था उस वक्त के दुनिया का सबसे बड़ा जहाज, जिसका नाम था टाइटैनिक। इस शिप को बनाने के लिए करीब 7.5 मिलियन डॉलर खर्च हो गया था। इस पर जब एक मूवी बनाया गया तो करीब 200 मिलियन डॉलर खर्च हो गया। इस शिप को बनाने के लिए स्टील प्लेट्स का इस्तेमाल किया गया था, जो कि शिप को काफी मजबूती देने के साथ साथ इसे जंग से और अत्यधिक ठंड से भी टूटने फटने से बचा सकता था। टाइटैनिक के इंटीरियर को छोटे छोटे ब्लॉक्स से बनाया गया और इन सभी को वेल्डिंग करके मोटे मोटे कील से वाटर टाइट किया गया। इस शिप का ढांचा इतना बड़ा बनने वाला था कि खास टाइटैनिक के लिए 40 लाख मोटे मोटे कील्स को बनाया गया था। बोइंग 737 जैसे 6 से 7 प्लेन्स को इस शिप में कैरी किया जा सकता था, अगर हम साइज में कंपेयर करें तो। हालांकि ये बात और है कि 1907 में इन प्लेन्स का निर्माण नहीं हुआ था, लेकिन इतने बड़े स्ट्रक्चर को रन कराने के लिए पावरफुल इंजन की भी जरूरत थी। इसीलिए इंजीनियर्स ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 इंजन्स को टाइटैनिक में इंस्टॉल किया, जिसमें से 2 स्टीम इंजन और 1 स्टीम टरबाइन था। इन इंजन्स को रन करने के लिए फ्यूल के तौर पर कोयले का इस्तेमाल किया जाता था। इस इंजन की बनावट कुछ इस प्रकार थी। कोयले को जलाकर बड़े बड़े बॉयलर्स में भरे लिक्विड को हीट किया जाता था। इस हीटिंग के कारण भाप का निर्माण होता। पिक्चर में 5 बॉयलर्स को आप देख सकते हैं। इसके अलावा भी इसके पीछे 48 बॉयलर्स बनाया गया था, यानी कि इस शिप में कुल 53 बॉयलर्स बनाया गया था और हर एक बॉयलर को हीट करने के लिए 3 फर्नेस में कोयला जलाया जाता था। इस हिसाब से कुल 159 बॉक्सेस बनाया गया था। सारे बॉयलर्स को पाइप से कनेक्ट किया गया। यहाँ 2 पाइप की मदद से इंजन में गर्म गैस भेजा जाता, जिससे कि पिस्टन अप डाउन होने लगता। इस पिस्टन को एक शाफ्ट से कनेक्ट किया गया, जिसका दूसरा छोर सीधे कनेक्टेड था शिप के पीछे के 2 प्रोपेलर के साथ, और इस तरह से ये प्रोपेलर घूमना शुरू कर देता। वहीं हॉट वाटर ठंडा होके वापस बॉयलर में ट्रांसफर हो जाता। इस तरह से ये साइकिल काम करने वाला था। 2 स्टीम इंजन के अलावा भी एक स्टीम टरबाइन भी था, जो कि बीच के प्रोपेलर से कनेक्टेड था। तीनों मिलकर 46,000 HP जनरेट कर सकता था, और इतना पावर टाइटैनिक के लिए काफी था। अब क्योंकि इतना सारा सिस्टम शिप के सबसे निचले भाग में था, इसीलिए यहाँ से स्मोक बाहर निकालने के लिए 3 बड़े बड़े पाइप्स को इंस्टॉल किया गया था। लेकिन अगर आप टाइटैनिक को देखोगे तो यहाँ पर 4 पाइप्स को इंस्टॉल किया गया है। दोस्तों, यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे तो शिप का इंजन पिछले हिस्से में था, लेकिन कोयले का भंडार, सारे बॉयलर्स, सब कुछ लगभग शिप के अगले हिस्से में था, और इसीलिए शिप से धुआं निकालने के लिए 3 मोटे मोटे पाइप्स को इंस्टॉल कर दिया गया शिप के अगले हिस्से में। लेकिन ऐसा करने से शिप अनबैलेंस हो सकता था आगे लोड बढ़ जाने के कारण, इसलिए इसे बैलेंस करने के लिए पीछे भी एक मोटा पाइप इंस्टॉल कर दिया गया, ताकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी अनबैलेंस ना हो, और इससे टाइटैनिक का लुक भी अच्छा हो गया। अब टाइटैनिक का ढांचा तैयार हो गया, इंजन का भी इंतजाम हो गया। 26 महीने बाद 31 मार्च 1909 को टाइटैनिक बनके तैयार हो गया। इतनी पावरफुल, इतनी मजबूती से बनाए गए इस जहाज को ऐसा कहा जाने लगा कि ये कभी भी डूब नहीं सकती, लेकिन अफसोस ये अपनी पहली ही यात्रा में डूब गई। दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा अपने बैकग्राउंड म्यूजिक के बारे में। इस म्यूजिक को बनाया है सुमित भाई ने। अगर आप भी म्यूजिक बनवाना चाहते हैं या फिर म्यूजिक सुनना आपको पसंद है, तो आप उनके चैनल पर विजिट कर सकते हैं। ऐसे आर्टिस्ट को सपोर्ट करना तो बनता है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जल्दी से जाओ और सब्सक्राइब करो। 10 अप्रैल 1912 टाइटैनिक अपने पहले सफर के लिए तैयार हो गया। 2224 पैसेंजर्स इस शिप में ट्रेवल करने वाले थे। देखा जाए तो इस शिप में 3000 से भी अधिक लोग ट्रेवल कर सकते थे, लेकिन उस दौर में कोयले की कमी होने की वजह से इस शिप को कुछ दिन डिले कर दिया गया था। इसीलिए बहुत सारे पैसेंजर्स ने टिकट्स को कैंसिल करके दूसरे शिप से निकल गए। 10 अप्रैल 1912 को ये शिप साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए रवाना हो गया।
सब कुछ ठीक चल रहा था। अमीर पैसेंजर्स फर्स्ट क्लास का आनंद उठाते हुए सफर कर रहे थे, वहीं मिडिल और गरीब लोग सेकेंड और थर्ड क्लास में ट्रेवल कर रहे थे। इसके अलावा भी सैकड़ों वर्कर्स दिन रात फर्नेस में कोयला डालने का काम कर रहे थे। खाने पीने की सामान से भरे इस शिप में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। समुद्र का पानी खारा होता है और यह पीने योग्य नहीं होता। अगर शिप में किसी तरह से पीने के पानी में लीकेज हो जाए या सारा पानी बर्बाद हो जाए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि समुद्र का पानी तो पिया नहीं जा सकता। ऐसे इमरजेंसी केस के लिए भी टाइटैनिक में एक मशीन इंस्टॉल किया गया था जो खारे पानी को भी प्यूरिफाई करके पीने लायक बना सकता था। 14 अप्रैल की रात को टाइटैनिक अपने मैक्सिमम स्पीड में सफर कर रहा था, तभी शिप के क्रू मेंबर को बर्फ की एक चट्टान दिखाई दिया। दोस्तों, ये बर्फ की चट्टानें दिखने में तो काफी छोटे होते हैं, लेकिन इसका एक बड़ा हिस्सा पानी के अंदर होता है, इसीलिए इसे देखने के लिए दूरबीन का होना जरूरी होता है। इन बर्फ की चट्टानों को खुली आंखों से तभी देखा जा सकता है जब ये काफी नजदीक आ जाए, और नजदीक आ जाने के बाद कोई भी ऑप्शन नहीं बचता सिवाय टकराने का। टाइटैनिक के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब तक बर्फ का पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। टाइटैनिक तेजी से बर्फ की चट्टान की तरफ बढ़ने लगी। शिप का आकार इतना बड़ा था कि इसे तुरंत मोड़ा नहीं जा सकता था। इसे मोड़ने के लिए शिप के पिछले हिस्से में रडर का इस्तेमाल किया गया था। कैप्टन ने प्रोपेलर को रिवर्स कर दिया ताकि इसका स्पीड कम हो जाए। इसके बाद उसने डायरेक्शन को बदलने की कोशिश करने लगा, लेकिन फिर भी आखिरकार ये बर्फ के चट्टान से टकरा गई, जिससे कि शिप के साइड में एक बड़ा सा होल हो गया। माना जाता है कि ये होल करीब 300 फीट का था। 300 फीट। इसके आकार का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बोइंग 737 की लंबाई लगभग 100 फीट है, यानी कि इसके आकार का 3 गुना बड़ा होल बन चुका था। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी तेजी से पानी भरना शुरू हुआ होगा। शिप में तेजी से पानी इंटर करने लगा और देखते ही देखते शिप का निचला हिस्सा पानी से भर गया। लगभग 600 वर्कर्स जो कि फर्नेस में कोयला डालने का काम कर रहे थे, उनमें से सैकड़ों लोग अंदर ही फंस गए, क्योंकि ऊपर आने के रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया ताकि पानी शिप के ऊपर ना आ सके। लेकिन आखिर कब तक पानी अपना रास्ता खुद ही ढूंढ लेती है। कुछ ही मिनट्स में थर्ड क्लास और सेकंड क्लास भी पानी से भरने लगा। ये देखकर अब लोगों में हड़कंप मच गई। अब उन लोगों की सोच भी बदलने लगी जो ये मानते थे कि ये शिप कभी भी डूब नहीं सकती। अब एक होड़ सी मच गई कि किसी तरह से लाइफ बोट्स में जगह मिल जाए। सबको पता था कि शिप पानी में डूब नहीं सकती, इसीलिए टाइटैनिक में सिर्फ 20 लाइफ बोट्स ही मौजूद था, जबकि 2500 से भी अधिक लोग इस शिप में मौजूद थे। यानी कि लोगों का मरना तो तय था। इतने सारे लोगों को लाइफ बोट्स में जगह नहीं मिल सकती थी। यहाँ पर एक रूल को फॉलो किया जा रहा था कि लाइफ बोट्स में सबसे पहले औरतों और बच्चों को भेजा जाएगा। धीरे धीरे एक एक करके सारे बोट्स में लोगों को बैठाकर भेजा जाने लगा। उधर पानी भी लगातार भरने लगी थी। कुछ ही मिनट्स में सारे बोट्स को रवाना कर दिया गया, लेकिन अब भी 1500 से भी अधिक लोग इस डूबते हुए टाइटैनिक में फंसे हुए थे। अब उनके पास कोई भी उम्मीद नहीं थी जिंदा बच पाने की। फिर देखते ही देखते अचानक ये शिप वर्टिकली पानी में खड़ी हो गई और किसी पनडुब्बी की तरह ये तैरने लगी। चारों तरफ चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। फिर अचानक शिप के 2 टुकड़े हो गए। इसके बाद भी ये काफी देरी तक तैरती रही और फाइनली 2 घंटे 40 मिनट के बाद ये पूरी तरह से समुद्र की गहराइयों में खो गई। जिन लोगों को तैरना नहीं आता था उनकी मौत तो कुछ ही मिनटों में हो गई, लेकिन जिन्हें तैरना आता था वो भी आखिर करते तो क्या करते। -2 डिग्री के टेम्परेचर में कब तक कोई खुद को बचा पाता। शिप के डूबने के करीब आधे घंटे बाद सब कुछ शांत हो गया, मानो कुछ हुआ ही ना हो। वो सारी चीखने चिल्लाने की आवाजें अब खामोश हो चुकी थी। बस दिखाई दे रहा था तो शिप का मलबा और हजारों की संख्या में लोगों की लाशें। टाइटैनिक का ये हादसा दुनिया के सबसे बड़े हादसों में से एक बन गया। नॉर्थ अटलांटिक ओशन, जहां हजारों लोगों की कब्र, टाइटैनिक की यादें समुद्र की गहराई में दफन हो गई। इस घटना के बाद काफी सवाल उठे। ये शिप आखिर कैसे डूब गई?
क्या ये इतनी भी मजबूत नहीं थी कि बर्फ के टकराव को झेल सके? क्या इसे घटिया मटेरियल से बनाया गया था? और सबसे बड़ा सवाल ये कि चलो मान लेते हैं शिप में छेद हो गया, तो फिर नॉर्मली ये क्यों नहीं डूबी? क्यों इसके 2 टुकड़े हो गए? टाइटैनिक के मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए समुद्र की गहराई में जाकर शिप के टूटे टुकड़ों को स्टडी करना जरूरी था। पर 1912 के दशक में हम इंसान टेक्निकली इतने एडवांस नहीं थे कि इसके मिस्ट्री को सॉल्व कर पाते। इसीलिए उस वक्त इस घटना को भुला दिया गया। घटना के 70 साल बाद दोस्तों, घटना के करीब 70 साल बाद हम इंसान ऐसे रोबोट्स बना चुके थे जो समुद्र की गहराई में जाकर हाई क्वालिटी में इमेज कैप्चर करके एरिया का मैपिंग भी कर सकता था। अब तक कई सारे इन्वेस्टिगेशन की टीम टाइटैनिक के मलबे को स्टडी कर चुका था। क्या टाइटैनिक एक घटिया मटेरियल से बनाया गया था? इस सवाल का जवाब पाने के लिए टाइटैनिक का एक कील का सैंपल भी लाया गया और ठीक उसी तरह के मटेरियल का यूज करके उसी शेप और साइज में कीलों को बनाया गया और हाइड्रोलिक प्रेशर अप्लाई करके उन मेटल्स का टेस्ट किया गया, पर वो टूटा नहीं, यानी कि कीलों में कोई भी खराबी नहीं थी। इसी तरह स्टील प्लेट्स को भी टेस्ट किया गया, पर वहां पर भी ये खरा उतरा। इसी तरह कई सारे इन्वेस्टिगेशन की टीम ने हजारों टेस्ट किया, पर किसी ने भी टाइटैनिक के अंदर के कमी को साबित नहीं कर पाया। तो फिर कैसे ये टाइटैनिक डूब गई? कैसे इसने सैकड़ों लोगों की जान ले लिया? दोस्तों, मुझे पर्सनली ये नहीं लगता कि टाइटैनिक ने 1,500 लोगों की जान ले ली, बल्कि मुझे ये लगता है कि उसने 700 पैसेंजर्स की जान बचा लिया। पर कैसे? आइए समझते हैं। सच तो ये था कि 14 अप्रैल की उस रात को जहाज के कैप्टन स्मिथ जरूरत से अधिक स्पीड से टाइटैनिक को ले जा रहा था। उस वक्त के नियमों के अनुसार जब कभी भी शिप्स डूबने के कगार में आ जाती थी, तब रेडियो कॉल करके मदद बुलाया जाता था और लाइफ बोट्स का इस्तेमाल सिर्फ डूबते हुए जहाज से पैसेंजर्स को लेके उस जहाज के पास ले जाना था जो उसे बचाने के लिए आई होगी। पर टाइटैनिक के केस में ऐसा नहीं था। घंटों गुजरने के बाद भी कोई भी शिप उन्हें बचाने के लिए नहीं आई। अब बोट में मिली जगह ही जिंदगी और मौत का फैसला कर सकती थी। इतिहास में ऐसे बहुत सी घटनाएं हो चुकी है, जैसे कि टाइटैनिक के डूबने के 3 साल बाद 1915 में लुसिटेनिया, 1936 में एंड्राडोरिया और ऐसे ही न जाने कितने शिप समुद्र में डूब गई। पर किसी भी शिप ने इतना वक्त नहीं दिया कि उनमें रखे लाइफ बोट्स का इस्तेमाल हो सके। बात करें अगर टाइटैनिक की, तो आज के दौर में माना जाता है कि इतनी बड़ी होल हो जाने के बाद इस शिप को 1 से 1.5 घंटे के अंदर ही डूब जानी चाहिए थी, लेकिन फिर भी ये 2 घंटे 40 मिनट तक पानी में तैरती रही। इतने बड़े होल हो जाने के बाद भी, शिप के 2 टुकड़े हो जाने के बाद भी टाइटैनिक अपनी आखिरी सांस तक समुद्र से जूझती रही और जितनी देर हो सकी उसने पैसेंजर्स को सुरक्षित रखने की कोशिश किया। टाइटैनिक ने 1,500 लोगों की उम्मीदें नहीं तोड़ी, बल्कि उसने 700 लोगों के लिए एक नई सुबह, एक नई जिंदगी दे दी और खुद समुद्र की गहराई में समा गई, हमेशा हमेशा के लिए।